बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर की मीनिंग समझा दूं। तो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट, एट रेस्ट, मतलब चार्ज जो है जब एट रेस्ट होगा, ठीक है, इसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की मीनिंग समझाई कि इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन कि वो चार्ज किस पे है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज की जब वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब आप सवाल ये उठता है कि मैम जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या उसमें कोई एनर्जी होती है? तो बेटे क्या उसमें कोई एनर्जी होती है? आप लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम भी समझाया था कि जब भी चार्ज जो है किसी भी मास पर होता है, ठीक है, तो अगर चार्ज स्टैटिक मीन एट रेस्ट है तो इसका मतलब कि उसमें सिर्फ कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन अगर वो मूव करता है तो फिर उसमें कौन सी फील्ड आ जाती है? जल्दी से मुझे बताएं बेटे। आई होप कि आपने कमेंट ड्रॉप कर दिया होगा कि मैम जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन करता है, और जब वो मोशन में चला जाता है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, वो अलग चैप्टर है। अभी हम हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट मीन जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसमें सिर्फ कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है बेटे, अच्छा, और दूसरी बात ये बतानी थी कि जो चार्ज होता है किसी भी पाथ पे अगर मूव कर रहा है चार्ज, तो आप देख रहे होंगे कि वो एक सेम डिस्टेंस से मूव करता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि चार्ज के पास कौन सी एनर्जी होगी? जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि बेटे कि किसी चार्ज के पास कोई एनर्जी होगी, तो आपने बताना है कि जी मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज के पास। मैं बोलूँगी बेटे किस तरह से? आपने कहना है कि मैम क्योंकि चार्ज जो है अगर किसी पाथ पे मूव कर रहा है तो वो एक फिक्स डिस्टेंस से मूव कर रहा है। लाइक इस सर्कल में अगर ये चार्ज बॉडी मूव कर रहा है तो ये फिक्स डिस्टेंस से जो है ना मूव कर रहा है। ये चार्ज पहले यहाँ पे था, अगर मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं तो पहले चार्ज यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पर आ गए और ये फिक्स डिस्टेंस आर से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एनर्जी होगी, एक फिक्स डिस्टेंस से मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करता है, और जिसका फार्मूला आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, KQE/R। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मैंने फार्मूला भी लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करता है कोई भी चार्ज जब रेस्ट पे होता है। किस तरह से होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटे, तो ये तो आपके इंट्रोडक्शन हो गया है इस चैप्टर का। अब आपको समझाती हूँ कि बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटे चार्ज जो होता है ना किसी भी मास की सरफेस पे होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या बोलेंगे कि चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएट होता है किसी भी मैटर के साथ। ठीक है, ड्यू टू विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से वो फिर एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो मोशन में आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आप यही बोलेंगे कि भाई चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएट करती है। जिस तरह से मैंने कहा कि चार्ज जो है किसी मास पर होगा, किसी मास की सरफेस पे होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आपने रट्टा लगाया होगा अपनी थ्योरी एग्जाम में, तो बेटे अब आपको खुद ब खुद याद हो गई होगी कि मैम ने जिस तरह से समझाया वही इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है। जिस तरह से मैम ने कहा कि चार्ज जो है वो एसोसिएट होता है मैटर के साथ, और वो जो है क्या होता है, वो एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। अगर वो स्टैटिक रेस्ट मीन एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो मूव कर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन भी समझा दी। अब मैं आपको समझाती हूँ बेटे यूनिट। अब एम के सिस्टम मीन मास केजी सिस्टम में अगर हम देखें तो बेटे बेटे एम के सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो कूलम है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है। ठीक है, और इस कूलम जो है किसके बराबर होता है? एम्पेयर सेकेंड के। ठीक है, ये बात आपको तो पता ही होगी ना कि एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है कूलम।
ठीक है, मैं आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगवाना चाहती, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? ताकि आप लोग रट्टे से परहेज़ करें। बेटे कूलम के सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जो कि एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है। अब बच्चे इसको रट मैं नहीं चाहती कि बच्चे इसको रटे। मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता। तो बेटे मैं क्यों कह रही हूँ कि कूलम जो है एम्पेयर सेकेंड के बराबर है। एम्पेयर किसका यूनिट है? आप बोलेंगे मैम एम्पेयर तो करंट का यूनिट है, आई का यूनिट है, ठीक है, और सेकेंड टाइम का यूनिट है, और कूलम चार्ज का है। तो ये इस तरह से बनता है कि कूलम एम्पेयर सेकंड के बराबर है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है। तो बेटे आज तो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन समझाया। अब मैं इसके बाद आपको, जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन विद यूनिट, अब मैं आपको चाहती हूँ कि यार आप लोग मुझसे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ समझ लें। ठीक है, तो बेटे प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम आ जाए तो बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपको पता है कि नेचर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि मतलब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, और जब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो आप कहेंगे कि मैम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो नेचर है वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और मैम ये एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर जाहिर सी बात है, स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर प्रॉपर्टी रखता है, तो ये एडिटिव इन नेचर होगा। मतलब आप इसको जिस तरह से आप किसी वैल्यू को प्लस और माइनस ईजिली कर सकते हैं, तो सेम इसको भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, आपको नेट चार्ज मालूम करना है। ठीक है, और आपको 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, और वो आपसे कह रहे हैं कि ठीक है 2 माइक्रो कूलम चार्ज दिया, आपसे कह रहे हैं कि 1 माइक्रो कूलम को इससे माइनस करें। जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट चार्ज क्या आएगा? 1 माइक्रो कूलम आएगा। इसी तरह से वो अगर आपसे कहे कि 2 माइक्रो कूलम है और 5 माइक्रो कूलम और डाल दे तो 25 माइक्रो कूलम, मतलब सिंपल आप प्लस माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिटिव इन नेचर है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी एडिटिव इन नेचर रहती है, और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। चार्ज का याद रखना, ये एमसीक्यूज है। अच्छा, फिर आ जाते हैं बेटे, हम आ जाते हैं कि चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल। ये पेन पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। ठीक है, चार्ज क्या है? ट्रांसफ़र हो सकता है अगर कांटेक्ट हो। ये बात याद रखना है कि बेटे चार्ज ट्रांसफ़र तो हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, लेकिन शर्त ये है कि वो कांटेक्ट लाजमी होना चाहिए उनका। ठीक है, जिस तरह से ये 2 प्लेट्स मैंने दिखाई हुई है, तो इनका जब कांटेक्ट है तभी चार्ज ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं चार्ज इज़ कंजर्व। आपको पता है कि चार्ज क्या हो रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा था कि मोमेंटम लो कंजर्वेशन, मोमेंटम में देखा था लो कंजर्वेशन एनर्जी, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रह रहे थे, इसी तरह से चार्ज भी कंजर्व रहता है। अब आप बोलेंगे मैम किस तरह से? हमें तो रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि आपने हमें रट्टा लगाने से मना किया। तो जिस तरह से आप बताती है, हमें हर चीज़ याद करवाती है, तो बेटा मैं बता देती हूँ चार्ज किस तरह से कंजर्व। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, एटॉमिक मास 235 है। ठीक है, अब क्या होता है जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं रेस के थ्रू, तो देखें यूरेनियम 90, ठीक है, और इसने हीलियम को रिलीज़ किया, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2, एटॉमिक मास 4 है, और यूरेनियम का 92 से क्या हो गया? 90 हो गया, और 235 से एटॉमिक मास क्या हो गया? 231 हो गया। ठीक है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है हीलियम के साथ। ठीक है, हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है जब हम यूरेनियम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मैम हाँ, अब हमें समझ आ गया कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चार्ज जो है कंजर्व रहता है। जैसे कि यूरेनियम की जब हमने ब्रेक डाउन की, तो यूरेनियम से हीलियम और चार्ज हीलियम और हीट प्रोड्यूस हुई, और हमने देखा कि जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था पहले 92 था, लेकिन बाद में 90 हो गया। ठीक है, मतलब इस साइड हमारे पास एटॉमिक नंबर 92 है, और यहाँ पे यूरेनियम का 90 है, और हीलियम क्योंकि प्रोड्यूस हुआ है +2, तो इसका मतलब 92 चार्ज एटॉमिक नंबर क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है। सेम एटॉमिक मास जो है यूरेनियम का ब्रेकडाउन से पहले 235 था, ब्रेकडाउन के बाद क्या हो गया? 231 हो गया, और साथ में हीलियम का 4 जब हमने प्लस किया तो क्या बन गया? 235, मतलब वही एटॉमिक मास हमें हासिल हुआ जो पहले था। इसका मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व रह रहा है। मैम यू आर राइट। ठीक है, इस तरह से आपने कहना है। देखिए, मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ में आपको याद करवा रही हूँ कि ये सारे MCQs पॉइंट है, मैं आपको समझा के याद करवा रही हूँ, ना कि रट्टा लगा के। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज हमेशा इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कोई मास, कोई बॉडी है जो कि स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी स्पीड से वो मूव कर रही है, तो हम उस चार्ज का उसकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है।
जिसे हम रिलेटिव मास कहते हैं ना, ये आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये कि जब कोई बॉडी जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हो, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई चार्ज का कोई लेना देना नहीं है स्पीड से। चार्ज क्या रहेगा, जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के। अच्छा, अगर आपको एमसीक्यूज दिया जाए कि एक मास है जो कि एक मैटर है जिस पे चार्ज है, वो मैटर जो है स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट की सेम मूव कर रहा है, तो आप हमें बताएं कि चार्ज कितना होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटे अगर आपने ये लेक्चर देखा है ना, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको फ़ौरन मेरी बात याद आएगी कि हाँ, मैम ने बताया था कि चार्ज तो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, मीन चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है, इस ऐसे एमसीक्यूज पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन, मैम क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो मैं आपसे बताऊँ बेटे, इन टर्म ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है जब हम चार्ज को इन टर्म ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह से आपने ये फार्मूला देखा होगा, Q = NE, ठीक है। इसका मतलब ये कि चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये इसलिए हम कहते हैं कि इन टर्म ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज क्या है, ये जो चार्ज है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये Q = NE, मतलब आप कुछ भी ले लें, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और अगर मैं आपको इसका एमसीक्यूज समझाऊँ, एमसीक्यूज मतलब सोल्यूशन करके समझाऊँ, क्योंकि इस तरह से फिर आप रट्टे की तरफ ही जाएंगे। तो बेटे आपको पता है E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे 1 कूलम की वैल्यू बता दो मुझे, तो आप किस तरह से बताएंगे, हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज दूं कि बेटे मैंने आपसे कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फार्मूला क्या है, Q = NE। E में चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन के। अब आपने ये दो वैल्यू तो बिल्कुल याद रखनी है। ये आपको याद भी होगी कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन की, किसके बराबर होती है, कितने कूलम चार्ज के, 1.6 -19 कूलम के। और 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 6.25 एक्सपोनेंट 18 के। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। अगर आपसे, और दूसरा आपने इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.11 एक्सपोनेंट -34 kg होता है, ठीक है। ये मास भी आपने याद रख लेना है, ये दो वैल्यूज़ भी आपको याद होगी, मैंने दोबारा से बता दिया आपको। अच्छा, अब मैं आपको एमसीक्यूज दे रही हूँ कि बेटे ये तो kg में वैल्यू है, आप मुझे ग्राम में करके बताएं। तो ग्राम में आप किस तरह से करेंगे? मैंने आपसे 1 ग्राम में पूछा है, आपने मुझे केजी में वैल्यू बता दी। 1 इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू क्या बताई, 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। मैं आपसे कह रही हूँ बेटे ग्राम में बता दो मुझे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 kg की वैल्यू, अब 1 kg का अगर आपको ये वैल्यू पता है, अब 1 kg जब आप यहाँ पे 1 kg लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। अगर मैं पूरा सोल्यूशन करूँ, वरना इस तरह से आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। एक्सपोनेंट -34 kg ये वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपसे ग्राम में पूछ रही हूँ, तो ग्राम में लाने के लिए आपको सबसे पहले ये 1 kg है ना, ये kg है, अब ये मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू kg के साथ, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। एक्सपोनेंट -34, अब 1 kg 1/9 एक्सपोनेंट -34 के बराबर है। अब मैं आपसे बोलूँ कि बेटे 1 ग्राम मुझे बता दो, तो आपको पता है कि जब भी हम केजी से ग्राम में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, जब आप 1/9 को डिवाइड करेंगे कुछ, ठीक है, ये तो आप डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो एक्सपोनेंट -34 है ना, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट -31 जो है ना, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, +31 हो जाएगा। और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1000 में होती है 3 ज़ीरो, तो 3 + 31 क्या हो जाएगा, है 3 + 31 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो ग्राम में वैल्यू होगी वो आएगी एक्सपोनेंट 34 इलेक्ट्रॉन, और 1/9 को जब आप डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ग्राम में क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ पता थी, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि बेटे ये सारी वैल्यू याद रख लें। आपको पता है कि ये केजी के बराबर है मास, लेकिन वो अगर आपसे ग्राम में पूछता है तो आपने इस वैल्यू को डिवाइड में कर देना है, तो आपके पास इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। सेकंड में जो मैंने
इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि x.34 1 ग्राम के इस तरह से आप आ जाएगा। 1/9 को आप डिवाइड करिए, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि केजी से ग्राम में किस तरह से जाया जा सकता है। ये मैंने एक सोल्यूशन आपको करके बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपसे कहे कि विच वन इज़ पॉसिबल, ये एक MCQs दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। तो इसका मतलब कि चार्ज की वैल्यू जो है ना वो बड़ी भी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से और बराबर भी हो सकती है, ठीक है। ये बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है चार्ज की वैल्यू, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कम तो नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको ये MCQ दे रही हूँ कि बेटे मुझे ये बता दो कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है। आपने देखा कि 1.x1 - 18 है। अच्छा, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी वो इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। आप सेकेंड -19 है, फिर -17 है, -20। अब आपने देखा कि एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो तो ये है इलेक्ट्रॉन की, तो Q = E, ये वाली तो हो सकती है पॉसिबल। यहाँ पे पूछा है कौन सी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो ये जैसे -19 है। अब मैम ने कहा था कि चार्ज की वैल्यू जो है ना Q जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के, मतलब वो बड़ा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू से। 1.6 x - 19 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे बराबर है, लेकिन इससे छोटा कभी नहीं हो सकता, इससे छोटा नेवर कभी नहीं हो सकता। तो ये -19 ही तो ठीक है। अब -17 क्या है, -17 दिया है, -18 दिया है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी माइनस में, उतना वो क्या होगा, उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो आपने देखा कि -17, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब कि चार्ज बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये वाली भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बड़ी हो सकती है और बराबर हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। ऊपर आपने देखा कि -18 है, मीन -19 से छोटा है, तो ये भी क्यों यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, ये भी पॉसिबल है। चौथा आपने देखा कि चौथा जो है वो क्या है, वो कह रहा है कि -20, मतलब -90 से बड़ी वैल्यू -20, ठीक है, जो कि क्या है, छोटी है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी वो छोटी होगी। तो ये -90 से -20, मतलब ये -90 से क्या है, छोटा है, और छोटा मैम ने कहा था कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट आंसर इज़ 4, करेक्ट आंसर इज़ D, ठीक है। तो इस तरह से आपने बता दिया कि मैम करेक्ट आंसर है D, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रही हूँ, ये MCQs आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि चार्ज जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, और ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन कभी इससे कम नहीं हो सकता। मतलब आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 x - 19। अब इस -19 से Q जो है ना बड़ा हो सकता है, मीन -18 हो सकता है, -17 हो सकता है, जितने भी इससे कम की वैल्यूज़ है वो हो सकती है, क्योंकि माइनस में जितनी कम होगा उतना वो बड़ा होगा। लेकिन कभी भी -19 से बड़ी वैल्यू, -19 मीन -20, जो कि क्या है, छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि Q जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल देन हो सकता है चार्ज के। तो ग्रेटर देन मीन -18 -17, ये ग्रेटर है -19 से, लेकिन कभी इससे क्या नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। जैसे 20 हो गया, ये छोटा है -19 से, तो ये नहीं हो सकता। तो आपने वही MCQs देखा और आपने मुझे करेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू लिखी होती है उतना वो बड़ी वैल्यू, जैसे -18 है और -16 है। आप मुझे बताएं इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप बोलेंगे -16, क्योंकि माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ बताने जा रही हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्वांटाइजेशन में बहुत ज़्यादा मैंने बहस करके आपको समझा दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आपने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसपे जिसपे एनवायरनमेंट का कोई असर ना हो, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में जिससे आपने पहले पढ़ा कि चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। अब आप पढ़े आइसोलेटेड सिस्टम मीन चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। एक ऐसा सिस्टम जिस पे इन्वायरमेंट का कोई असर ना हो, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो,
ठीक है, तो उसमें चार्ज हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और पे लो जो है वो लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा। ठीक है, चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बेटे कि चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब जल्दी से बताया, मैंने कब बताया था, मैंने आपको बताया था कि बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक पर डे मीन चार्ज रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसके पास कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में, जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा तब इसमें कौन सी फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन दी सरफेस, ये बात आपने याद रख लेनी है, बच्चे इस पर परेशान हो जाते हैं। बेटे चार्ज जो है ना हमेशा, मैंने आपसे कहा क्या, चार्ज हमेशा, चार्ज जो है एसोसिएट होता है मैटर के साथ, मीन किसी भी मास की सरफेस पे होगा, ये आपने याद रखना है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन दी सरफेस। ठीक है, कोई जैसे कि ये एक मास है, ये एक मैटर है, अब इसकी सरफेस पे चार्ज एसोसिएट कर रहा है, ये आपने याद रखना है कि चार्ज हमेशा कहाँ पे रिसाइड करता है, ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, ये आपने याद रखना है। और आपको पता है फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने आपको स्पेयर दे दिया, स्पेयर के सरफेस पे आपको पता है कि चार्ज तो सरफेस पे ही होता है, तो स्पेयर पे आपने चार्ज बना। अब स्पेयर का एरिया क्या है, आप बोलेंगे एरिया इज इक्वल टू 4πr² के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो है एरिया से कोई ये सरफेस पे होगा ये चार्ज। ठीक है, एरिया से इसके कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक MCQ समझाऊँ कि बेटे इफ़ द रेडियस ऑफ होलो एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर, एक कॉपर स्फीयर है, एक होलो है और एक सॉलिड है। ठीक है, आर सेम, मतलब रेडियस उनका क्या है, सेम है। विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज। अब वो कह रहे हैं कि होलो एक होलो है और एक सॉलिड है, और उनका रेडियस दोनों का क्या है, सेम है। आप मुझे ये बताएं कि किसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, तो बोथ हैव सेम। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, रेडियस जब सेम है तो बोथ हैव सेम कंटेन चार्ज। ठीक है, तो सेम चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है बेटे, तो ये सारे जो पॉइंट मैं आपको साथ साथ पॉइंट बता रही हूँ, साथ साथ MCQs उससे रिलेटेड बता रही क्यों हूँ, ताकि आपको वैल्यू समझ आ सके इस लेक्चर की, इस सीरीज़ की, इस संडे टेस्ट सीरीज़ की, इस सारे लेक्चर की। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटे इतना समझाने के बाद, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, सो इट्स डिपेंड ऑल ऑफ, ठीक है, यू। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन दी सरफेस, ये आपको पता है। ठीक है, कि चार्ज सरफेस पे होता है, जिस तरह से हम चार्ज हमेशा सरफेस पे ही होता है, जिस तरह से इधर कहा कि रेडियस सेम है। जब रेडियस सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज जो कंटेन करेगा, भले वो होलो हो या सॉलिड है, शेप से कोई मतलब नहीं है, बोथ हैव सेम। ठीक है, सेम चार्ज ही कंटेन करेगा। अच्छा, अब आ जाता है कि बेटे हाउ बॉडीज़ गेट चार्ज, बॉडीज़ किस तरह से चार्जेस जो है वो क्या करती है। इसको अगर मैं नेक्स्ट में समझा दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, या इसी में समझा देती हूँ, चले। अच्छा बेटे, अब हम देखते हैं कि सो बेटे हाउ बॉडीज़ गेट चार्ज, आप किस तरह से बॉडी जो है वो चार्ज को गेट करती है। तो बेटे दो प्रोसेस है, एक है कंडक्शन, दूसरा है इंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में जो है ना वो परमानेंट चार्ज गेन होता है, और इंडक्शन में टेम्पररी होता है, आर्जी होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कंडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मुझे बताएं क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब कोई गेन होगा इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे ना, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जब लॉस होगा तो आप खुद सोचें कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इस बात को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। और जब गेन होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर में, तो वहाँ पे नेगेटिव से हम शो करते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है। स्लाइटली इंक्रीज जब आता है, ठीक है, देन हम -Q ऑन लगाते हैं। ये सारी मैंने आपको कंडक्शन का बता दिया जो कि परमानेंट होता है, और ये किस तरह से इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 x1 - 31 kg। अब किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र किस दो सूरत में हो सकता है, ट्रांसफ़र या तो कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए पहले से। और दूसरा एटम है जो कि क्या करेगा, जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि बढ़ गए हैं उस पर -Q उसको इससे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से अब आप बोलेंगे मैम तो क्या मास में कोई फ़र्क पड़ता है इससे। जी बेटा, स्लाइटली डिक्रीज आ जाता है मास में जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
एटम से रिलीज होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है और -q बन जाता है, ठीक है, मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, ये -q इस सॉरी +q, सॉरी मैंने -q लिख दिया था, +q। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो +q हो जाता है, प्लस चार्ज को हम प्लस लगा देते हैं। प्लस किस बात हुई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और अब आप बोलेंगे कि मैम आप जिस तरह से आपने पहले बताया था कि चार्ज जो है मास से एसोसिएटेड होता है, तो कि मास पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी बेटे, इसमें स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। किस में? मास में। मास में स्लाइटली डिक्रीज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो कितना था, 9.1 x10 - 31 kg। अब ये जो मास है इसमें थोड़ा सी कमी आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन होगा, -q चार्ज मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसमें अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो मास भी स्लाइटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी कि कंडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है और स्लाइटली इंक्रीज भी आ जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और +q से शो करते हैं और स्लाइटली डिक्रीज आ जाता है मास में भी। ठीक है बेटे, अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन टेम्पररी होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप पढ़ेंगे, जैसे कि ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है जिस पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज को जब इसके करीब लेकर आऊँगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज को, अगर मैं इस डायग्राम को सही से बना लूँ, तो बेटे ये एक प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को जब इसके करीब लेकर आऊँगी, तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा कि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, और रिपल्जन से क्या होगा कि इस तरफ सारे माइनस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखिए रिपल्जन के नतीजे में ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ गैदर हो गए और सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ गैदर हो गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटे ये टेम्पररी होता है। किस तरह से, अगर मैं इस चार्ज को दोबारा से वापस लेके चली जाऊँ तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। जिस तरह से पहले था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वैसे ही हो जाएगी जब मैं इस चार्ज को दोबारा से लेकर चली जाऊंगी। मतलब ये टेम्पररी है। ये डिपेंड करता है कि आप चार्ज को लेकर आते हैं और चार्ज लेकर जाते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज, इस तरह से आप इस प्लेट में देख रहे हैं, मैं चार्ज को लेकर आई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब चार्ज को मैं लेकर आई तो क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हो गई। ये सारे नेगेटिव इस साइड हो गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, और इस तरह से नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रिपेल हुए, सारे पॉजिटिव इस साइड आ गए और सारे नेगेटिव इस साइड आ गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन अ न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू अ चार्ज बोलिए। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम मेजरमेंट ऑफ चार्ज। अब आप बोलेंगे मैम हम किस तरह से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं चार्ज की। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको वही बताऊँ, सबसे पहले आप किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज को। तो बेटे डिटेक्शन, अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव इन नेचर है, मीन ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ है हमें किस तरह से पता चलेगा कि पॉजिटिव इन नेचर है, तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। नेगेटिव इन नेचर है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर जो है हमें किस तरह से पता चलेंगे, मीन हम किस तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे चार्ज को। तो बेटे आप एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, इसकी मदद से आप डिटेक्शन ऑफ चार्ज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप नेचर बता सकते हैं। ठीक है, ये MCQs आता है कि डिटेक्शन ऑफ चार्ज की किसकी बदौलत होता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप नेचर बता सकते हैं कि आया वो पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर है। ठीक है, और इस तरह से आप जो है ये भी बता सकते हैं कि आया वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, ये नेचर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और आप उसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। ठीक है, आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर, मतलब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो नेगेटिव है। मतलब आपको वो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। मैग्नीट्यूड बनाने के लिए दूसरा आला है मेजरमेंट ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, जो आप मेजरमेंट करते हैं ना चार्ज के लिए, वो इलेक्ट्रोमीटर के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ लेवल देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, नेचर कंडक्टर और इंसुलेटर है या पॉजिटिव नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोस्कोप आपको बता सकता है। लेकिन जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है ना, वो इलेक्ट्रोमीटर ही आपको बता सकता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये अच्छा,
ये सारे MCQs पॉइंट है जो आते रहते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और ये वही बात है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बेटे लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल्जन कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अगर वो आपसे एक MCQs आपको दें कि बेटे आप हमें बताएं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बता दें 25 माइक्रोकूलम। अब आपको इन्होंने क्या दिया, इन्होंने आपको चार्ज दे दिया है जो कि क्या है 25 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रो मीन (-6) लगेगा, ये बातें तो आपको पता ही होंगी। अब आपको पता है कि मैम हमें चार्ज दिया है और हमसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिस तरह से आपने मैं फार्मूला बताया था Q = Ne, तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ना यही हमसे पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। मैम ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है और ये चीज़ हमें दी हुई है, और ये हमें पता है कि E की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1.6 exp -19 कूलम। तो मैम हम इजीली निकाल सकते हैं n 25 exp -6 और इलेक्ट्रॉन है 1.6 exp -19। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी और Q की वैल्यू रखी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये -19 है ना, ये 1.6 है, इसको आप पॉइंट को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -20। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 25/16। ठीक है, और ये -20 जब ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा। ठीक है, और ये -6। ठीक है, अब 25 को डिवाइड करेंगे जब आप 16 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.5, और +20 -6 जब आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एक्सपोनेंट +14। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आंसर आ गया 1.5 एक्सपोनेंट 14 आपके पास आंसर आ गया। कितना सिंपल था, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और अब आपको सिंपल लग रही हैं सारी चीज़ें। अब इस MCQs को दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि मैम आपने बताया था हमें जिस तरह से इस MCQs में आपने क्या किया, इस MCQs में आपने क्या किया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम करने थे। ठीक है, और आपने क्या किया, जो चार्ज आपको दिया था, ठीक है, वो आपने ऊपर लिखा। ठीक है, मतलब Q/E था ना, Q आपको कितना दिया था 25 माइक्रोकूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने लगा दी। तो इसका मतलब अगर आप 1/16 exp -19 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 6.25 exp 18। ठीक है, 6.25 exp 18, तो ये एक वैल्यू है 6.25 exp। आप अल्टरनेट मेथड यही है कि आप 1/1.6 exp -19 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.25 exp 18। तो इसका मतलब जब भी आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या करना है, जो भी चार्ज की वैल्यू होगी ना उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। भले आपको अगर ये आसान लगता है तो ये करें, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव मेथड है कि आपने क्या करना है, बस ये जो चार्ज की वैल्यू दी है ना 2.5 माइक्रोकूलम, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.25 exp 18। आपके पास आंसर यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये जो फार्मूला आपने बनाया था ना N = QE, बस इसी को जो है पता है क्या कर दिया गया है 1/E, इसको अलग कर दिया जाएगा, Q को अलग कर दिया। अब 1/E को मीन 1/1.6 exp -19 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 6.25 exp 18। तो इसी 6.25 exp 18 की वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे और इस चार्ज जो आपको 25 माइक्रोकूलम दिया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपके पास यही आंसर आएगा। बस इसमें यही किया गया है और कोई रॉकेट साइन नहीं यूज़ की गई। ठीक है बेटे, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बेटे मैंने प्रीवियस लेक्चर भी इसी वजह से बनाने को दिल नहीं किया था, क्योंकि आप लोग सपोर्ट, आप लोग लाइक, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते। तो बेटे आप लोग के कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का बाइस बनते हैं और मैं मज़ीद काम करने का दिल चाहता है। तो बेटे मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखें, और इस लेक्चर को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो बेटे लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स और
फ़ेलोज़ के साथ। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग संडे टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा 3rd बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो कम्युनिटी पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। चार्जेस जस्ट 500 है। संडे टू संडे टेस्ट में आपको 2 मंथ में हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट करवा के देंगे, ठीक है, संडे टू संडे टेस्ट के ज़रिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम फ्लो को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।